Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors, and today we are going to continue our topic of hepatology. We are taking our reference from the first USMLE step 1, and today's topic is the alpha 1 antitrypsin deficiency, and then we are going to see some jaundice and what are the types of jaundice and its causes and other factors. So first of all, the alpha 1 antitrypsin deficiency, it is basically a misfolded gene product, the proteins of which aggregates in the hepatocellular endoplasmic reticulum. तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि न्यूट्रलाइज कर रही होती है इलास्टेज को. सो हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल जो है वो नॉर्मली जब भी कोई प्रोसेस अंडरगो करते हैं किसी बैक्टीरिया को किल करने का या फिर कोई भी उनका जो फंक्शन होता है तो वो कुछ एंजाइम से रिलीज करते हैं. उसमें से एक एंजाइम होता है इलास्टेज. This elastase is basically an enzyme that causes destruction of the elastic fibers in the body. वो elastic fibers lungs में भी हो सकते हैं, वो liver में भी हो सकते हैं, वो pancreas में भी हो सकते हैं. तो इस elastase को neutralize करने के लिए एक प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, that is the alpha 1 antitrypsin. So अगर alpha 1 antitrypsin की deficiency हो जाए, मतलब कि इसकी deficiency इस तरीके से होती है कि alpha 1 antitrypsin बन तो रहा होता है लेकिन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा होने लग जाता है, वो वहाँ से secretory granules की फॉर्म में बाहर रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी में कोई अपना पोटेंट रोल प्ले नहीं कर पा रहा होता. तो अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जमा होने लग जाए हेपाटोसेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन द लिवर, then it can lead to a chronic liver disease that can present with cirrhosis and pass positive granules in the liver. It is a co-dominant trait, मतलब कि बहुत मदर एंड पेरेंट फादर दोनों से आता है, and it often presents in young patients with liver damage एंड डिस्पनिया. डिस्पनिया क्योंकि लंग्स में भी इलास्टेज रिलीज हो रहा होता है जो कि लंग्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है. देन वहाँ पे लंग की पैथोलॉजीज डेवलप हो जाती हैं तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी और लिवर डिसऑर्डर के सिम्टम्स आने लग जाएंगे. यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जैसे कि इन लंग्स अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम हो जाए तो अनइनहिबिटेड इलास्टेज यानी कि इलास्टेज जो है वो उसकी इनहिबिशन नहीं हो पाएगी और वो जो है इलास्टिक टिश्यू को डिक्रीज कर देगा. डेट कैन लीड टू पेनिकुलर एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा को हम अपने पल्मोनरी के सेक्शंस में डिटेल में पढ़ेंगे. देन वी हैव द जॉन्डिस. तो जॉन्डिस इज डिफाइंड एज द एबनॉर्मल येलोइंग ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा. ये होता किस वजह से है? इट इज़ बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन डिपोजिशन या कि हाइपर बिलिरुबिनिया. जिस हाइपर बिलिरुबिनिया के काफ़ी सारे कॉजेज हो सकते हैं, सच एज हिमोलिसिस हो गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा आरबीसीज जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो आरबीसीज के ब्रेक डाउन में जो प्रोडक्ट बनता है इट इज़ बिलिरुबिन, या फिर जो लिवर है वहाँ से उसकी क्लियरेंस कम हो रही है. यानी कि बिलिरुबिन को हम दो किस्म में डिवाइड करते हैं. वन ऑफ देम इज द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड सेकंड वन इज द कंजुगेटेड बिलिरुबिन. सो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज द रॉ फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन जिसको हमारी बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पाती, एंड कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज द बिलिरुबिन दैट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी. तो अगर किसी वजह से आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन प्रोड्यूस होने लग जाए then it gets deposited in our body. Unconjugated bilirubin को हम indirect bilirubin भी कहते हैं. This unconjugated bilirubin is converted to the conjugated bilirubin by liver, and this CB that is also known as the direct bilirubin, it is secreted from the body. तो अगर कोई भी ऐसा प्रोसीजर हो जाए जिसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन दोनों की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाए, इट दिस कंडीशन कॉजेज हाइपर बिलिरुबिनीमिया. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया? इसके कॉजेज हो सकते हैं बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि सीबी बंद तो गया है लेकिन वहाँ से उसका जो रास्ता है एक्सक्रीट होने का डेट रास्ता इज क्लोज्ड. तो इट कैन बी ड्यू टू बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, गोल स्टोन्स, कोलेंजियोकार्सिनोमा, पैनक्रियाटिक लिवर कैंसर. ठीक है. और इसके अलावा बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज में प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस ये हो सकते हैं, या फिर कोई एक्सक्रीशन डिफेक्ट हो सकता है यानी कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सच एज डेपिन-जेनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम. इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया के कॉजेज ये होते हैं कि उसमें जो लिवर है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आरबीसीज ब्रेक डाउन हो रहे हैं या फिर लिवर की कैपेसिटी से ज़्यादा बिलिरुबिन जमा हो रहा है तो फिर वो अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा. सो कॉजेज ऑफ अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया इंक्लूड हेमोलाइसिस, फिजियोलॉजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, क्रेगलर-नेचर सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम. उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें अनकंजुगेटेड एज वेल एज कंजुगेटेड बिलिरुबिन दोनों बड़े भी होते हैं. दीज कंडीशंस इंक्लूड हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस. So what is physiologic jaundice? Physiologic jaundice is defined as at birth
ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ बेबीज बर्थ अगर उसको जॉन्डिस होने लग जाए, इट इज़ नॉन एज फिजियोलॉजी जॉन्डिस. इट इज़ ड्यू टू lower activity of UTP, glucuronide transferase. It is an enzyme that is responsible for the unconjugated bilirubin conversion into the conjugated bilirubin. तो क्योंकि बेबीज में ये वाला एंजाइम अभी तक फॉर्म नहीं हुआ होता और ये मैच्योरेशन फेज में होता है, तो इस वजह से बेबीज में जो है वो जॉन्डिस होने लग जाता है. दिस विल कॉज फिजियोलॉजिक न्यूनाटल जॉन्डिस. इसमें भी अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia होगा क्योंकि एंजाइम नहीं है तो कन्वर्जन नहीं हो रही. एंड डेट कैन डिपॉजिट, अगर बहुत ज़्यादा होने लग गया तो इट कैन डिपॉजिट इन द ब्रेन एंड कैन कॉज अ फेटल कंडीशन दैट इज नोन एज द कर्नेक्टेरिस. इट ऑफन अकर्स इन द फर्स्ट 24 hours of life and usually resolves within 1 to 2 weeks. अगर ये रिजोल्व नहीं हो रहा है या इसकी बहुत ज़्यादा सीवियर मैनिफेस्टेशंस होने लग जाए तो हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोथेरेपी, डेट इज़ नॉन यूवी फोटोथेरेपी. और ये क्या कर देती है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देती है, डेट इज़ वाटर सोल्यूबल एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. Then the condition that is also again congenital disease is known as the biliary atresia. Atresia मतलब कि पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि it is the non-canalization of the any ट्यूब ऑफ द बॉडी बेसिकली. तो जब भी लिवर की जो डक्ट्स हैं अगर उनमें उनकी प्रॉपर कैनलाइजेशन नहीं हो और वो रास्ते बंद हों, तो दिस कंडीशन इज नोन एज द biliary atresia. It is the most common cause for pediatric liver transplantation and there will be fibro-obliterative destruction of the bile duct. जैसे कि हमने पढ़ा कि fibro-obliterative मतलब कि रास्ता बंद होगा and this will result in cholestasis. Cholestasis मतलब जो bile का फ्लो है वो रुक जाएगा और वो स्लो होगा. It often presents as newborn with jaundice after 2 weeks of life. There will be lateral of urine, alcoholic stools and hepatomegaly. And the labs will show increased amount of direct bilirubin and gamma glutamyl transferase. इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होता है. इसका मतलब ये है कि लिवर के एंजाइम सही हैं लेकिन जो यहाँ से रास्ता है जो कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन को यहाँ से लेके जा रहा है एक्सक्रीशन के लिए, वो रास्ता बंद है. दैट्स व्हाई डायरेक्ट बिलिरुबिन इसमें बढ़ा हुआ होता है. So this was all about the today's topic. And our next topics we are going to study the more sections of the hepatology. If you have any questions, please do comment and ask. Thank you.